नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक टू अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी बैंकिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की जा रही है, वो भारत की लिटरेसी के सापेक्ष कहीं ज़्यादा नुकसानदायक है बनस्पति फायदेमंद है। इसमें दो राय नहीं कि नेट बैंकिंग से, ऑनलाइन बैंकिंग से बहुत हद तक समस्याएं समाप्त हुई हैं, लोगों का टाइम बच रहा है। लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, या वो वर्ग है जो किसी तरीके से स्मार्टफोन पर तो है, लेकिन हकीकत ये है कि वो स्मार्टफोन की खूबियों से और उसकी कमियों से पूर्णतः वाकिफ नहीं है, वो व्यक्ति लूट रहा है। वैसे भी भारत की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, ये केवल और केवल कॉरपोरेट और राजशाहों की मर्जी पे चलने वाली इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बड़ा कटु परंतु शाश्वत सत्य है। जब देखिए, पहली गाज जो गिरती है वो ब्याज की कटौती पर गिरती है। गरीब आदमी कितना कमा लेता है, उसका पैसा वैसा भी हजारों या बहुत ज़्यादा हुआ, 1-2 लाख की उसकी अपनी इनकम होती है। जिसको 4,000-5,000 रुपया ब्याज साल का मिलता है, अगर वो 1 लाख रुपया जमा करता है। और जबकि बैंकें जो ब्याज लेती हैं वो अपना 10 और 11 और 12% पर लेती हैं। तो ये जो एक अतिरिक्त आमद का जरिया जो एक आदमी अपनी पूंजी को जमा करके किसी बैंक में सेविंग में डाल करके उम्मीद करता है कि उसको हर साल 5-6 हज़ार रुपये का ब्याज मिल जाएगा, उसका कुछ पैसा बढ़ जाएगा जो आने वाले कठिन समय में, कठिन दौर में उसके काम आएगा। जब भी देखिए, जब भी आर्थिक कोई निर्णय लिया जाता है तो सबसे पहले उस बचत की ब्याज की कटौती की जाती है। ऐसा नहीं केवल कटौती होती है, 1,36,000 करोड़ के कारपोरेट टैक्स की छूट भी होती है। शब्द पे गौर करिएगा, 1,36,000 करोड़ का कारपोरेट टैक्स। उन लोगों को छूट जिनको इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नाम पर हजारों करोड़ की छूट दी जाती है। अभी हाल का एक वाकया ले लें। कोविड काल के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, बड़ा वाला आर्थिक पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ का। और उस पैकेज का फायदा किसको हुआ? उस पैकेज का फायदा केवल उस वर्ग को हो रहा है जिसको ऑलरेडी बैंकों ने लिमिट और लोन्स दे रखे हैं। मित्रों, नई एमएसएमई यूनिट्स को, नए स्टार्टअप को एक भी पैसा लोन ये बैंकें नहीं दे रही हैं। तो किसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री? और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का यही टारगेट था कि जो ऑलरेडी लोन हैं, जो इंडस्ट्रीज, जो यूनिट्स, केवल उन्हीं को बढ़ावा दिया जाए, तो फिर इस दिखावे की आवश्यकता क्या थी? एक तरफ नौकरियां नहीं है, पढ़ा लिखा युवक अगर कोई बिजनेस व्यापार प्रारंभ करना चाहता है तो उसको बैंकें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। किस दिशा में हम चल रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, बड़ा गंभीर प्रश्न है। हम हर व्यक्ति माल्या नहीं होता जिसको केवल ब्रांड के नाम पर इनसिक्योर्ड लोन दे दिया जाता है और लेके भाग जाता है। हर आदमी नीरव मोदी नहीं होता, हर आदमी ललित मोदी नहीं होता। आम आदमी के लिए क्या है बैंक के पास? मिनिमम बैलेंस के नाम पे केवल लूटना, एसएमएस सुविधा के नाम पे लूटना। एसएमएस आए ना आए, लेकिन आपको भुगतान करना है। आपने 4 ट्रांजैक्शन कर लिए तो भुगतान करना है। क्या ये बैंकिंग इंडस्ट्री है? वो भी भारत जैसे विकासशील देश की, जहां पर आज भी 33 से और 37% आदमी जो है कुपोषण और एक वक्त के खाने का शिकार है। बड़ा शर्मनाक विषय है। एक बड़ी आबादी अनुपात को लेकर के अगर योजनाओं को नहीं बनाया जाएगा तो वो आबादी, वो अनुपातिक आबादी कहाँ जाएगी, कैसे विकास करेगी? क्या उसको विकास और जीवन में पर्याप्त अवसर का उसका अधिकार नहीं है? तो बेकार है संविधान। बदल दीजिए संविधान को जो समता का अधिकार देता है, या आप डिक्लेयर करिए कि आप केवल प्रो कॉर्पोरेट हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। जिस समय कांग्रेस कल्चर था उस समय जिंदल मोबिलाइज होता था। आज भाजपा कल्चर है,
उसमें अंबानी और अडानी ओबलाइज हो रहे हैं, इस तरीके के और इंडस्ट्रियलिस्ट ओबलाइज हो रहे हैं। तो आखिर भारत का ये मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग, जिसको नौकरियां मिल नहीं रही आरक्षण के आधार पर, जो अपना व्यवसाय चालू करके स्थापित होना चाहता है, वो कहाँ जाएगा? ये बड़ा गंभीर और गूढ़ विषय है और इसका एकमात्र जिम्मेदार भारत का रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक, जहां का गवर्नर सरकार की नीतियों के समर्थन के आधार पर निर्धारित होता है। वो इसलिए निर्धारित नहीं होता कि उसका अपना परफॉर्मेंस क्या है, उसकी अपनी उपलब्धियां क्या है। वो इसलिए निर्धारित किया जाता है कि वो गवर्नर भारत सरकार को कितना सहयोग करता है, भारत सरकार की नीतियों को कितना बढ़ावा देता है। और ये बैंकें, और इन बैंकों में भी कोड में खास सहकारी बैंक है जो खुल करके पैसा लूटती हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक लुटवाता है। कहने को तो हर साल AFI होती है, एनुअल फाइनेंस इंस्पेक्शन होता है इन बैंकों में, लेकिन उसके बाद भी इन बैंकों का NPA बढ़ता है। ये बैंकें अपनी शर्तों पर लोन देती है, कमीशनबाजी के चलते लोन देती है, और उसके बाद में जब डिपॉजिटर का पैसा पूरा बढ़ जाता है और बैंक के पास बिजनेस के लिए पैसा नहीं रहता है, तो ये बैंकें डायरेक्शन लगा करके बंद कर दी जाती हैं। अगर थोड़ा सा हम अगर केवल कानपुर का उदाहरण लें मित्रों, तो कानपुर में 450 से 600 करोड़ रुपए का घोटाला इन कोऑपरेटिव बैंकों ने किया है। आपको याद हो पंजाब महाराष्ट्र बैंक, महाराष्ट्र की, जब वो बंद हुई थी 4,500 करोड़ का मैटर था, एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि इस मामले से फाइनेंस मिनिस्ट्री को कुछ लेना देना नहीं, यानी आप बैंक को लाइसेंस दे देंगे, लूटने का अधिकार देंगे, लूट लो जनता को, उसके बाद बंद हो जाओ, रिजर्व बैंक बंद कर देगा। तो भारत में आखिर किसी चीज की कोई गारंटी है, या भारत का संविधान केवल थोथा संविधान है? एक बड़ा गंभीर विषय है। आप समता की बात करते हैं, बराबर के अधिकारों की बात करते हैं, आप सुरक्षा की गारंटी की बात करते हो, सुरक्षा दे नहीं पाते, क्योंकि सारी सुविधाएं जो हिंदुस्तान में, सारी व्यवस्थाएं जो हिंदुस्तान में, वो केवल कारपोरेट के लिए। आरक्षण के नाम पर आप केवल वोट बैंक बनाते हैं। किसी भी जात विशेष का, किसी भी धर्म विशेष का, किसी भी वर्ग विशेष का कोई फायदा नहीं है। हाँ, इससे सामाजिक समरसता टूट रही है, और जब सामाजिक समरसता टूट करके वर्गों में समाज बढ़ता है, तो ये राजनेताएं, ये राजनीतिक पार्टियां उन वर्गों को अपने कब्जे में लेती हैं, इसलिए कि उनकी राजनीति करके ये अपना वोट बैंक बनाती है, शासन सत्ता पाती है। मुद्दा फिर वहीं आता है घूम फिर करके अर्थ का। तो किस लिए ये बैंकें हैं? या तो भारत सरकार स्पष्ट कर दे कि ये बैंकें केवल कॉर्पोरेट के लिए, बिजनेस क्लास के लिए, इसमें जमा होने वाले पैसे की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जो डिपॉजिटरी और गारंटी कॉर्पोरेशन है, वो भी मात्र 1 लाख रुपए की गारंटी देगा। ये कहने का मकसद, यदि कोई बैंक डूबती है और आपका उस बैंक में 10 लाख रुपया जमा है, तो आपको केवल 1 लाख मिलेगा अधिकतम। क्यों भाई? क्या आम आदमी का पैसा नहीं है? हमारे माननीयों को तो हर बार भत्ते में बढ़ोतरी चाहिए, हमारे माननीयों को तो हर बार उनके खर्चों में बढ़ोतरी चाहिए, लेकिन एक आम आदमी के अपने मेहनत की और पसीने की कमाई की गारंटी नहीं है माननीयों के पास। बड़ा शर्मनाक है। और उसके बाद हम दावा क्या करते हैं कि हम विश्व की आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप बेवकूफ बना रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, MSMEs को लोन नहीं है, बैंक के मना कर देती, नहीं भाई हमने तो 20% लोन में बढ़ोतरी कर दी, खाना पूर्ति हो गई। अगर देखा जाए कि माननीय प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज के डिक्लेरेशन के बाद कितनी नई MSME यूनिट्स को बैंकों ने फाइनेंस किया है, कितने स्टार्टअप को फाइनेंस किया है, तो एक्चुअल स्थिति सामने खुलासा हो जाएगी। तो क्यों बेवकूफ बना रही है सरकार? क्या इसलिए भारत की जनता वोट देती है कि आप सत्ता नशीन होने के बाद में आप उसी का दोहनो दलन करें, उसी के साथ छल करें? वैसे भी भारत का चुनाव आयोग वोट बिकवाता है। कल लालू जी का एक ऑडियो वायरल हुआ है, खुला खेल है। आप हमारी पार्टी को सहयोग करिए, मंत्री बनाएंगे, क्या मजाक है? राजस्थान में जिस समय सरकार बदलने का तख्ता पलट का खेल चल रहा था, उस समय बड़े बड़े आरोप लगे, और इस बात को तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, भारत का चुनाव आयोग भी मानता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो क्यों नहीं रोका जाता है? केवल इसलिए कि कहीं आप सत्ता में, कहीं आप विपक्ष में। शर्मनाक है। बंगाल में जिस तरीके से
एंटी भाजपा मूवमेंट हो रहा है, भाजपा ही मारे जा रहे हैं। तो क्या बंगाल में क्या सर्वदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं? क्या दूसरी पार्टियों को राज करने का और दूसरी पार्टियों को राजनीति करने का अधिकार नहीं? केंद्र मौन है। और अब तो कोड़ में खाच, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आप सीबीआई नहीं जारी करवा सकते बिना राज्य की मर्जी के। तो हिंदुस्तान में दोहरी नागरिकता का विधान क्यों? जब केंद्र के नाम पर विकास के लिए केंद्रीय कर का जब बराबर से बंटवारा होता है, हर राज्य को हिस्सा दिया जाता है, और यदि किसी राज्य में अनियमितता हो रही है, अवैध कृत्य हो रहे हैं, चाहे वो अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि गिरफ्तारी अवैध, लेकिन उसको अवैध रूप से गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या इस तरीके से आप उन अधिकारियों के अवैध कृत्य को बढ़ावा नहीं दे रहे? एक गंभीर प्रश्न है। तो साथियों, बड़ा चिंता का विषय है जिस तरीके से केंद्र सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था के चलते सारी बैंकिंग ऑनलाइन बेस हो रही है, जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, पैसों की रिटर्निंग नहीं हो रही है, मामले लिटिगेशन में फंस रहे हैं। तो क्या बिना जनता के पैसे की सुरक्षा की गारंटी के लिए क्या इस तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि लोनिंग के लिए आखिर कोई ठोस नीति क्यों नहीं? टोटल लोन अमाउंट्स का जो भी बजट सरकार निर्धारित करती है, उसमें ये खुलासा क्यों नहीं कि इतना परसेंट नए स्टार्टअप को मिलेगा, इतना परसेंट नई एमएसएमई यूनिट्स को मिलेगा, और इतना परसेंट जो पुरानी एग्जिस्टेंस यूनिट्स हैं उनके लोन के डिसबर्समेंट में जो है बढ़ोतरी हुई। क्योंकि अगर युवा को रोजगार न मिला, नौकरियां तो ही नहीं, नौकरियां तो सारी खत्म हो गई। तो केवल एक कहने की बात थी जो मैनिफेस्टो में आई थी कि 2 लाख नौकरी हर वर्ष दी जाएगी, वो केवल बीते एक दुस्वप्न हो गया। और यही एक छल और फ्रॉड करना जा रही थी तेजस्वी की पार्टी की, हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो संविदा पे नौकरी आ रही है, हर 6 महीने बाद भ्रष्टाचार को फिर बढ़ावा मिलेगा जब आप नौकरी के रिन्यूअल के लिए जाएंगे। क्योंकि वही अधिकारी जो आज आपको चयनित करता है 6 महीने बाद फिर आपसे भ्रष्टाचार की बात करेगा, रिश्वतखोरी की बात करेगा आपकी नौकरी के रिन्यूअल के लिए, आप नहीं रोक पाएंगे, देने को बात होगी। आज जरूरत है नए कॉन्सेप्ट की, नई बैंकिंग की, जो जन कल्याणकारी सोच। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम आप अनवरत चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाइक करें और हमको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।